दिस इज डॉक्टर नीतू माथुर, बीएससी पार्ट 1 का पेपर 3 हम देख रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेट मैप। फेट मैप्स क्या होते हैं? जब हमने देखा कि किस तरह से युग्मकों का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बाद में दोनों के केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद में विदलन की अवस्था प्रारंभ होती है, जिसमें जो कोशिकाएं हैं वो उत्तरोत्तर विभाजन करती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन होता है और उसके बाद में जो अवस्था बनती है वो अर्ली स्टेज जो गेस्ट्रुला की जो अवस्था है उसमें फेट मैप का यूज है। फेट मैप क्या होता है, किस प्रकार से फेट मैप बनाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में लेक्चर में करेंगे। फेट मैप जो होता है वो एक अंडे का या एक ब्लास्टुला का एक ऐसा चित्र है जो कि उस ब्लास्टुला की हर एक कोशिका का भविष्य बताता है कि ये कोशिका आगे चलकर इस पर्टिकुलर जीव में कौन सा भाग बनाने वाली है। यानी कि एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी मैपिंग, चित्रण जिसमें कि हर एक कोशिका का भविष्य निर्धारित होता है, फेट मैप कहलाती है। और जो भी एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, भ्रूणिकीय के जो भी प्रयोग होते हैं, उनके लिए फेट मैप बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट टूल है। वो रिसर्चर्स को या एम्ब्रियोलॉजिस्ट को इंफॉर्मेशन देता है कि एम्ब्रियो जो वो है वो जब लार्वा स्टेज से और एडल्ट स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कौन सा जो पोर्शन है वो किस अंग का आगे चल के निर्माण करने वाला है, इसकी जानकारी हमको फेट मैप से मिलती है। फेट मैप जो था वो एक बार एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का काम था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम था। अब जो है वो नए सोफिस्टिकेटेड मेथड्स या तरीके भी निकाले जा चुके हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है कि उस ब्लास्टुला में कौन सी कोशिका कहाँ जाकर उनके अंदर किस भाग का निर्माण करने वाली है। अब इस समय हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जो मछली है उसकी गैस्ट्रुला अवस्था और एम्फीबिया के अंडे जो हैं, एम्ब्रियोज जो हैं, चिक के जो एम्ब्रियोज हैं, चिक जो होती है मुर्गी के भ्रूण के लिम्ब पैर का निर्माण, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये बता सकता है कि किस तरह से कि हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस में भाग लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जो होते हैं जीन के अभिव्यक्ति के, जो कि डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, वो भी हमको इन फेट मैप से पता चल सकते हैं। फेट मैप्स को बनाने के लिए कई सारी मेथोडोलॉजीज काम में ली जाती हैं, कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जिनसे कि भ्रूण के अंदर कोशिकाओं के भविष्य को जाना जा सके, कोशिकाओं के गमन को जाना जा सके। उन्हीं में से जो कॉमन तरीके हैं वो है, पहला है ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियोज। तो कई सारे ऐसे एम्ब्रियोज होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज या भ्रूण ऐसे होते हैं जिनके अंदर की जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें कम पुत्री कोशिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के पास उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम साधारण माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो और वो साधारण माइक्रोस्कोप से देख के पता लगाया जा सकता है कि उनका क्या मूवमेंट है और वो किस तरह से आगे जाके कुछ ऑर्गन्स का निर्माण कर रहे हैं, ये हम उन ट्रांसपेरेंसी से देख सकते हैं। जैसे कुछ ट्यूनिकेट्स के अंदर इस तरह के ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। तो लिविंग एम्ब्रियो को इस तरह भी हम मैपिंग कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है वाइटल डाई मार्किंग, जिसमें कि जो एम्ब्रियो, ज्यादातर एम्ब्रियोज ऐसे ही होते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जिनमें कुछ कोशिकाएं नहीं होती, अलग अलग कलर्स नहीं होते, तो उनको हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हमें कुछ विशेष रंजकों का मार्किंग जैसे इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे 1929 में वोग्ट जो थे, उन्होंने डिफरेंट एम्फीबिया के अंडे के अंदर अलग अलग कोशिकाओं के एरियाज को देखने के लिए वाइटल डाइज का इस्तेमाल किया। ऐसी डाइज जो नुकसानदायक नहीं होती हैं लेकिन कोशिकाओं के गमन को आसानी से बता सकती हैं, उन कोशिकाओं को मारती नहीं है। तो 1929 में वॉल्टर वोग्ट जो थे, उन्होंने एक प्रोसेस बनाया जिनमें
एक पर्टिकुलर एम्फीबियन एम्ब्रियो के एक स्पेसिफिक रीजन को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए उन्होंने वाइटल डाई का इस्तेमाल किया एक, और एक आगर जो है, आगर जेली जो होती है उसकी चिप्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद में जो डाइट सेल थी, जो डाई का इस्तेमाल किया था, वो जो कोशिकाएं थी उनको हम एम्ब्रियो के डेवलप होते होते देख सकते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो जो डाई थी और जो एगर था उसको एक माइक्रोस्कोप प्लेट में डाला और उसको सूखने दिया। जो एगर जेली थी उसके साथ उस डाई को मिक्स किया और फिर प्लेट पे डालकर उनको सूखने दिया। फिर उसने उस सूखी हुई एगर के छोटे छोटे टुकड़े किए और उस एम्ब्रियो के जो मेंढक के भ्रूण के अंदर जो कोशिकाएं थी उस जगह जगह उनको इम्प्लांट कर दिया। डिजायर जो भी जिस भी कोशिका के गमन का अध्ययन करना था उसके ऊपर वो रंग की हुई एगार जो है वो डाल दी। अब जैसे जैसे उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे वो एम्फीबियन एम्ब्रियो डेवलप हुआ, तो एगर चिप्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में वॉक डालते रहे और फिर सेल का मूवमेंट का अध्ययन करते गए। तो एक्यूरेट फेप मैप्स बना पाए वो, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट खोज साबित हुई। देखिए इस तरह से ये ब्लास्टुला स्टेज है एम्ब्रियो की। ये एगर जो थी उसको स्टेन किया और उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। 3 दिन के बाद देखा कि ये जो एगर है वो इस तरह से पीछे की तरफ चली, इसका मतलब कि नोटोकॉर्ड जो है वो इस तरह से, कोशिकाएं जो है वो नोटोकॉर्ड आगे बनाने लगी। तो ये बता रहा है कि नाइल ब्लू स्टेनिंग हुई उसमें। Staining the dorsal side of animal pole leads to staining of the brain and anterior notochord। dorsal part पे इसको रखा तो आगे चल के वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट खोज थी वॉक। तीसरा है रेडियो एक्टिव लेबलिंग एंड फ्लोरोसेंट डाइज। अब इसमें वेरिएशन ऑफ डाई मार्किंग टेक्निक इज टू मेक वन एरिया ऑफ एम्ब्रियो रेडियो एक्टिव। इस तरह के डाई का इस्तेमाल किया गया कि एम्ब्रियो का एक भाग रेडियो एक्टिव हो गया। जो डोनर एम्ब्रियो था उसको निकाला गया और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के सॉल्यूशन में उसको ग्रो करने दिया गया। तो ये सब्सिक्वेंटली डिवाइडिंग एम्ब्रियो के डीएनए में थाइमिडीन चला गया, और जो दूसरा एम्ब्रियो था जो कि होस्ट के जैसे काम कर रहा था उसको नॉर्मल कंडीशन में डेवलप होने दिया। और जब हमने होस्ट के एम्ब्रियो को काटा और उसको रिप्लेस किया रेडियो एक्टिव ब्रास्ट डोनर एम्ब्रियो से, तो वो सेल्स जो थे रिसेंडेंट सेल के देखे गए। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी फ्लोरोसेंट डाई से की गई। फिर है जेनेटिक मार्किंग। तो वो परमानेंट जो है वे तरीका सेल मार्किंग का, वो है एक मोज़ेक एम्ब्रियो बनाना, जिसके अंदर मोज़ेक मतलब टाइल जैसी व्यवस्था वाला एम्ब्रियो, जिसमें अलग अलग जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग जीनी संरचना है। तो उसमें क्या किया कि एक जो क्वेल होती है उसकी कोशिकाओं को चिक के एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि चिक के ब्रेन के और स्केलेटन के जो सिस्टम है उनके आसानी से मैप बनाए जा सके। मॉलिक्यूलर बारकोड को यूज किया गया और रेट्रोवायरसेस का इसमें इस्तेमाल किया गया। निकोल ली ड्यूरेन ने कैमेरा और एनिमल्स विद 2 or more सेट ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल डेवलपमेंट किया। उन्होंने चिक के अंडे में से एक पोर्शन निकाला न्यूरल टीव या न्यूरल क्रेस्ट का, और उसको बिल्कुल आइडेंटिकल पोर्शन से, किसके, क्वेल एम्ब्रियो के आइडेंटिकल पोर्शन से उसको रिप्लेस कर दिया। और उन्होंने फेल्गन स्टेन इस्तेमाल किया क्वेल सेल्स को अलग करने के लिए, और माइग्रेशन ऑफ क्वेल सेल्स फिर देखी, क्योंकि वो अलग स्टेन सेल थी तो वो उसका माइग्रेशन आसानी से दिखाई दे गया। और उन्होंने कैमेरा फेट जो थे वो क्रिटिकल नॉलेज डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम और हायर ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम को पढ़ने में उससे सहायता मिली। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है, बट इतना सा जानना जरूरी है कि फेट मैप को जनरेट करने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक फेट मैपिंग जो होती है वो 2 जेनेटिकली इंजीनियर्ड एलील्स जो होती हैं, उनके जीन के 2 एलील्स होते हैं, वो उसमें काम में लिए जाते हैं। तो ये भी इस तरीके से भी फेट मैप बनाए जाते हैं। जेनेटिकली इंड्यूसिबल फेट मैपिंग उसको हम बोलते हैं। तो वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जेनेटिकली इंड्यूस्ड फेट मैपिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है।
तो अभी हमने इसमें देखा है किस तरह से कितनी टेक्निक्स जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। ये जेनेटिकली इंड्यूस जो फेट मैपिंग है उसमें टैमॉक्सिफेन एस्ट्रोजन रिसेप्टर है वो कि कुछ कन्फर्मेशनल चेंज ले आता है कोशिकाओं के अंदर। तो रिकॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऐसे बनाता है कि डेवलपमेंट के स्टेज में हम आगे उसको पढ़ सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, दिस इज़ नॉट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो हमने देखा कि कितने तरीके से हम फेट मैप को बना सकते हैं। लिविंग एम्ब्रियो को डायरेक्ट देखकर, वाइटल डाई मार्किंग कर कर, डाइज को मार्किंग के लिए इस्तेमाल कर कर, ऐसी डाइज जो कि फेटल नहीं है, नुकसानदायक नहीं होती हैं, और फिर जैसे जैसे कोशिका बढ़ती है वो डाई भी आगे बढ़ती है जिससे हम उसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से वोकने नाइल ब्लू स्टेनिंग यूज़ करके जो है वो ब्रेन और नोटोकॉर्ड, एंटीरियर नोटोकॉर्ड को देखा कि किस तरह से उनका निर्माण होता है। फिर हमने रेडियो एक्टिव लेबलिंग देखा जिसमें फ्लोरोसेंट डाइज का इस्तेमाल किया। जो फ्लोरोसेंट डाइज हैं वो आसानी से देखी जा सकती हैं, कोशिका के मूवमेंट के साथ में रेडियो एक्टिव तत्व मूव करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है जेनेटिक मार्किंग, जो कि परमानेंट तरीका है सेल मार्किंग का और मोज़ेक एम्ब्रियो को इस्तेमाल करने का। और इसमें मॉलिक्यूलर बारकोड्स यूज़ करते हैं और वो रेट्रोवायरसेस जो है वो इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो निकोले ले डोरियन का इन्वेंशन है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। चिक के एम्ब्रियो में किस तरह क्वेल के एम्ब्रियो के भाग को डालकर स्टडी किया जाता है। यहाँ पर भी स्टेन का जरूर इस्तेमाल हुआ है, फ्यूलगेन स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इस तरह से जेनेटिक फेट मैपिंग एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक फेट मैपिंग एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको खाली जेनेटिक फेट मैपिंग ही आप याद रखिए, क्योंकि एलील्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किस तरह से एंजाइम्स होते हैं कुछ जिसको हम फ्लिपेज एंजाइम कहते हैं। तो वो रिकॉम्बिनेंट सिस्टम की जैसे ये एंजाइम कहते हैं, एंजाइम का नाम आप याद रखिए, FLP एंजाइम और जेनेटिक फेट मैपिंग, ये दो टर्म्स याद रखिए। उसी तरह से यहाँ पर भी दो टर्म्स याद रखनी है, जेनेटिकली इंड्यूसिबल फेट मैपिंग जिसमें कि जेनेटिकली इंड्यूस की जाती है फेट की मैपिंग को, और किसका इस्तेमाल किया जाता है, टैमॉक्सिफेन का, जो कि एंटागोनिस्ट है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की, जो कि कन्फर्मेशनल चेंज लेके आती है। तो इन दो ही टर्म्स को आप अभी इसमें याद रखिए इस प्रकार के जेनेटिकली इंड्यूस फेट मैपिंग में जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा फेट मैप एक्चुअली क्या होता है और कितने तरीकों से फेट मैपिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ जंतुओं के फेट मैप और किस तरह से कोशिकाओं का विन्यास होता है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।